हाय गाइस, वेलकम बैक टू शांभवी स्पीक्स। मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियां, औरतें, महिलाएं हर जगह हर फील्ड में अपना परचम बहुत अच्छे से लहरा के आती हैं। उसी की मिसाल देने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही खास और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही बलवान गेस्ट हैं जिनका नाम है वैशाली। वैशाली हैज़ ब्रॉट बैक मेनी विक्ट्रीज एंड हियर आर सम ऑफ देम, सो टेक अ लुक। Hi Vaishali, how are you? I'm good, Sambhavi. How are you? I am also fine. Thank you so much for taking out your precious time. You have been very busy with so many things, juggling so many roles. So how has it been? So, it's been a month. I have been super busy working on 2-3 projects. So yes, I'm opening my own gym. Plus, I'm launching my own supplement line, and plus I'm also working on my clothing line as well. So. Yeah. 3 प्रोजेक्ट जो है वो पैरेलल लाइन में चल रहे हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, बट नेवर माइंड, बिकॉज क्वारंटाइन में घर पे बैठने से अच्छा है कि कुछ बिजी रहे और कुछ काम किया जाए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जिम्स भी अभी क्लोज है, तो वर्कआउट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इसके लिए मैं ऑफिस के काम में और दूसरे कामों में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। बिल्कुल। Vaishali, I really am curious about the fact that you come from an Orthodox Maharashtrian family. Yes. And the profession that you are in does not actually allow such, if you come from a background like that, it does not give you that kind of strength and freedom. So, कैसे आपने ये करियर चुना और कैसे उस माहौल में इस करियर को चुना और इसको लेके आगे बढ़ी? See the Sambhavi, I'll tell you, जिस जगह पे मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, उस गांव का नाम है घोटावड़े, ओके। और अभी इस वक्त जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम श्योर कि 95% लोगों ने उस गांव का नाम भी नहीं सुना होगा और ये गूगल मैप पे भी नहीं है। सो आप जो बोल रही हो अनकम्फर्टेबल, जो अब नॉर्मल प्रोफेशन जो मैंने चूज किया है, वहाँ पे लड़की पैदा होना भी एक अपशकुन माना जाता है। अगर लड़की अगर किसी घर में पैदा हुई ना, तो उतनी खुशी नहीं मानी जाती जितना लड़का पैदा होने पे खुशी मानी जाती है, ओके। वहाँ पे अगर लड़की है तो घर का कामकाज और खेती बाड़ी के काम के अलावा अगर वो कोई भी प्रोफेशन या कोई भी काम करती है तो वो अब नॉर्मल ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो शादी के लिए ना बोलती है, या फिर वो एजुकेशन के खुद के एजुकेशन के लिए अगर आवाज़ उठा रही है, या फिर नौकरी के लिए अगर वो नौकरी के लिए बोल रही है घर में कि मुझे जॉब करना है, तो वो सारी चीज़ें अब नॉर्मल ही है। अगर मैं अभी बॉडी बिल्डिंग के बारे में अगर बोलूँ तो वो तो बहुत ही अलग प्रोफेशन हो जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे पेरेंट्स को बोला कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो फर्स्ट तो उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ उनको एग्जैक्टली। तो उन्हें तो ऐसा लगा कि हाँ, सिर्फ लड़की जिम जाना चाहती है। बट थैंक गॉड कि मेरे केस में जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, मेरी शादी ऑलरेडी हो गई थी और मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ही सपोर्टिव है, तो उसके लिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। और बचपन से मैंने इतने सारा मीन्स हर एक छोटे से छोटे हक के लिए मुझे लड़ना पड़ता था। तो बचपन में इतना सारा सहने के बाद मुझे जो समाज और जो सोसाइटी के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, मुझे वो मैं इतनी स्ट्रांग हो गई, खुद में इतनी स्ट्रांग हो गई कि मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है कि एज लॉन्ग एज आपकी फैमिली आपके साथ या आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करे, तो बाकी के लोग क्या बोलते हैं ना, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा। तो इसके लिए मैंने इतना प्रॉब्लम रियली फेस नहीं किया मेरे प्रोफेशन में मुझे परस्यू करने के लिए, बिकॉज मैं खुद में इतनी स्ट्रांग हो गई मेंटली कि मुझे समाज के रूल्स और रेगुलेशंस जो स्पेशली लड़कियों के लिए बने हैं कि लड़कियों ने ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, यही प्रोफेशन करना चाहिए। मैंने तो बहुत बार सुना है कि लड़की एक लड़की की तरह ही दिखनी चाहिए। मीन्स समाज ने एक लड़की की प्रतिमा उनके दिमाग में बिठाई है कि लड़की ऐसे ही दिखनी चाहिए, लाइक साड़ी में, सलवार कमीज में, उसके बाल लंबे होने चाहिए। आई डोंट नो, सो मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई बिकॉज मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ और मैंने फाइट करके मैं बहुत आगे आई हूँ। बहुत अच्छी बात है वैशाली। इनफैक्ट आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर टू ऑल द व्यूअर्स दैट एनी प्रोफेशन, देयर इज नो रॉन्ग इन दैट। किसी प्रोफेशन में कुछ गलती नहीं होती है, उसमें कुछ बुराई नहीं होती है, वो आपकी देखने का नजरिया है। मेरा वो पहला सवाल उस संदर्भ में था क्योंकि आपने मेंशन किया कि ऑर्थोडॉक्स, तो ऑर्थोडॉक्स जहाँ पे शब्द आ जाता है, जहाँ पे आ जाता है कि कुछ चीज़ों में
अभी के ज़माने के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, थोड़ा पिछड़े दिमाग से चल रहे हैं, तो वहाँ बहुत कंस्ट्रेंट्स आते हैं, स्पेशली वो गिवन है स्पेशली हमारे समाज में, यू नो दैट। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो यू आर सो बोल्ड, यू आर सो इंस्पिरेशनल, एंड आई एम वेरी श्योर दैट आप जो भी बोल रहे हैं उससे लोगों को, स्पेशली लड़कियों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सो ये जो इंटरेस्ट है एथलेटिक्स में और फिटनेस में, ये कैसे इमर्ज हुआ आपके लाइफ में? सो 2000 बचपन से मुझे एयर होस्टेस बनने की बहुत शौक था और पुलिस फोर्स में जाने का था, बट फॉर सम पर्सनल रीज़न, जैसे मैंने आपको मेरा छोटा सा बचपन का बैकग्राउंड बताया, उसी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं उस वक्त वो करियर परस्यू नहीं कर पाई। तो जब मेरी शादी हुई थी 2017 में, मैं ओलंपिया, जब मुंबई में ओलंपिया हुआ, एक्सपो हुआ, तो मैं एक्सपो देखने के लिए गई थी। ओके, मुझे बचपन से मुझे हमेशा ही फिटनेस में रुचि रही है, तो इसके लिए मैं वो एक्सपो देखने गई थी मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ। और उस वक्त मैंने देखा कि यू नो वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स वहाँ पे आए कम्पीट करने के लिए, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज़ कि उनको जो जज पैनल जो है, उनको सिर्फ उनके हार्डवर्क पे रैंकिंग दी जाती है, उनको जज नहीं किया जाता है कि कौन से कंट्री से है, उनका कलर कौन सा है, वो काले है या गोरे, उनको कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उनको फ्लुएंट इंग्लिश आती है या नहीं आती है, उनको सिर्फ उनके हार्डवर्क और उनके बॉडी कंडीशन पे उनको जज किया जाता है। एंड मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, मुझे वो चीज़ भाग गई कि हाँ, मुझे हार्डवर्क, और मुझे हमेशा कुछ हटके करने की आदत है, हमेशा हार्डवर्क करने की आदत है। तो मुझे लगा कि ये प्रोफेशन मेरे लिए बहुत अच्छा है कि क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई जज करने वाला नहीं है, मेरे लुक्स पे, मेरे बैकग्राउंड पे, मैं कौन से छोटे से गांव से आई हूँ, मुझे मेरा एजुकेशन क्या है, या मुझे मेरी एक्सेंट का क्या है, जैसे कि आप मुझे शर्म नहीं आती है, ठीक है। अभी जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे, उनको समझ में आता होगा कि मेरी हिंदी इतनी भी फ्लुएंट नहीं है, तो जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, या इंग्लिश में वर्नाक्युलर स्टूडेंट हूँ, राइट। तो मैं हमेशा ही मराठी मीडियम में स्कूल गई हूँ, तो मेरी इंग्लिश भी इतनी फ्लुएंट नहीं है और मुझे उस बात से कोई शर्म नहीं है, बट मेरी मराठी जो है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज इट्स माई मदर टंग। सो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे कोई जज नहीं करने वाला है कि मेरी यू नो क्या बोलते हैं, मुझे फ्लुएंट इंग्लिश आ रही है नहीं, मेरी मदर टंग क्या है, या मेरे लुक्स पे, बेसिकली मेरे लुक्स पे यहाँ पे कोई मुझे जज नहीं करने वाला है। बेसिकली मुझे मेरे सिर्फ हार्डवर्क पे और मेरी मेहनत पे, और मैं किस तरह से बॉडी कंडीशन मेरी लेकर आ रही हूँ, उसी पे मुझे जज किया जाएगा। इसीलिए ये प्रोफेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं इस प्रोफेशन में अपना करियर परस्यू करूँगी। बहुत बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे एक टूटी फूटी मराठी में आपको कहूंगी, माझा तुझ्यावर प्रेम आहे वैशाली। बहुत बहुत अच्छा आपने कहा। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सही में लैंग्वेज और लुक्स और कहाँ से आप आते हो, ये कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। मैं खुद एक ऐसे स्टेट से आती हूँ जहाँ पे जिसके लिए लोगों के मन में बहुत अलग परसेप्शंस हैं, बट अगर आप कहीं पे जाएंगे तो वहाँ की अलग खूबसूरती होती है, वहाँ की अच्छी अपनी बातें होती हैं, वहाँ पे कुछ खराब चीजें भी हर जगह होती हैं, वी कांट टेक दैट अवे, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट हम अच्छी चीजों को लेके उस पर मेहनत कर सकते हैं, जो कि आपने किया है, तो बहुत अच्छी बात है। नाउ as coronavirus has hit us hard, pandemic is there, तो tell me about your industry, क्या इफेक्ट पड़ा है, कितना डिफिकल्ट हो रहा है, और इन टर्म्स ऑफ जिम्स, क्योंकि अभी तो जिम्स हर जगह बंद हैं, कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे अपने आप को फिट रख रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। आई मीन जो ट्रेनर्स है, जो जिम ओनर्स है, उनकी सबसे खराब हालत है। जो जिम ओनर्स है, ज़्यादातर वो लोग, उनकी जगह जो है रेंट पे रहती है, तो यू नो, और रेंट इतना हाई होता है कि वो लोग इतना सस्टेन नहीं कर पाते। यू नो, गवर्नमेंट की अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई कि जिम कब तक ओपन होने वाले, तो कितने दिन वो रेंट भरते रहेंगे। यू नो, कितने सारे ओनर्स हैं, उनका 4-5 लाख ऐसे जिम का मंथली रेंट है, तो कितने महीने वो रेंट पे करते रहेंगे, है ना, बिकॉज उनको तो फिर रिकवर करने में इसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड जो ट्रेनर्स है, उनका जो मंथली जो इनकम रहती है हार्डली कुछ रहती है, तो भी सस्टेन भी, उनकी ऐसे बैंक बैलेंस इतना लाखों करोड़ों नहीं रहता है, वो सस्टेन भी कर पाएंगे तो 3 से 4 महीने सस्टेन कर पाएंगे। उसके बाद मेरे पेशेंट में जितने भी ट्रेनर्स हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब है, तो कोई फिश बेच रहे,
कोई वेजिटेबल्स बेच रहे, तो कोई छोटे मोटे जिम के इक्विपमेंट, डंबल्स, ये सब बेच रहे, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे, जैसे हम बात ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे, बट उतने वो सस्टेन नहीं कर पाते। उतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने सालों की उनकी ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट लिए, उनके सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, सर्टिफाइड ट्रेनर्स है, बट वो फिश बेच रहे। कैन यू इमेजिन, घर पे जाके लोगों को वेजिटेबल्स बेच रहे, तो उनकी हालत सबसे खराब है। एंड जिम ओनर्स, आई मीन, अगर आप वो मशीन यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है और वो मशीन्स ख़राब होती है, एंड इट्स लाइक लाखों का माल रहता है उनका, और वो नहीं सस्टेन कर पाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो नहीं सस्टेन कर पाएंगे। हाल ही में मैंने एक स्केरी चीज़ जो है वो सुनी कि लिकर शॉप ओपन हुए, एंड देन अभी भी ओपन ही है। तो लोग, जो फिटनेस इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर है कि लिकर शॉप ओपन करके हम यहाँ क्या साबित कर रहे हैं, जो अल्कोहलिक पीपल लोग हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं। तो हमें फिटर इंडिया, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो इंडिया को फिट रखने का, वो कॉन्सेप्ट कहा गया। तो फिर हम लोगों को दारू पीने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, बट वर्कआउट करने के लिए उनको पाबंदी लगा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ओपन हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग ट्रैवल करें, बसेस में ट्रैवल करें, ज़्यादातर जगह पे मॉल्स भी ओपन हो गए, सैलून्स ओपन हो गए, स्पा ओपन हो गए। तो सैलून्स और स्पा में देखे जाए तो कहाँ 9 फीट की दूरी रहती है, 6 फीट की, 9 फीट की कहाँ दूरी रहती है। कितना भी आप ट्राई करो, आपको शेविंग करने के लिए, हेयर कट करने के लिए उनके नज़दीक ही जाना पड़ता है। आप तो अगर एक एथलीट, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन एक एथलीट में होता है, बिकॉज जब वो शो के लिए प्रिपेयर करता है तो वो 3 दिन बिना पानी के, बिना कार्ब्स के, वो बिना सोडियम के रहता है। इतने डिसिप्लिन रहना अपने डाइट पे, रोज़ 2 घंटे जाके वर्कआउट करना, लाइक रिचुअली 2 घंटे जाके वर्कआउट करना, ये नॉर्मल लोगों के लिए उतना पॉसिबल नहीं है टू बी ऑनेस्ट। उसके लिए एक अलग लेवल की थिंकिंग, अलग लेवल की एक मेंटेलिटी और अलग लेवल का एक डिसिप्लिन, क्रेजीनेस चाहिए। तो अगर जिम ओपन करने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई गाइडलाइंस दे रही है, तो आई एम श्योर कि जो भी जिम, जो भी ट्रेनर्स हैं, जो भी लोग हैं, जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में है, वो सब इस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। बेसिकली आप एक अपील कर रहे हो अपने फ्रेटर्निटी की तरफ से कि जिम ओपन करने की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए गवर्नमेंट का। जी, जाना चाहिए। वैशाली, आप खुद एंटरप्रेन्योर हो और आपने खुद बताया अपने अपकमिंग वेंचर्स के बारे में। सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हम पकड़ें कि जिम शुरू हो गए, तो वहाँ पे क्योंकि डंबल्स हो गया, मशीनरी हो गई, सभी लोग यूज करते हैं, स्वेट ज्यादा होता है बिकॉज वर्कआउट है। तो उस परिस्थिति में, उस माहौल में वो आप कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन कैसे मेंटेन करवा पाओगे अगर आप पुट योरसेल्फ इन द ओनर शूज? सो वैसे कैसे? राइट। सो मुझे ऐसा लगता है, इन प्रैक्टिकल वे अगर सोचा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैचेस क्रिएट करूंगी, ओके, एंड उस बैचेस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी क्लाइंट्स है उनको उनका सेशन जो प्री बुक करना पड़ेगा, ओके, एंड उनका जो स्लॉट रहेगा, उस स्लॉट में अगर वो आएंगे, उनको एटलीस्ट हम लोग 1 घंटा दे सकते हैं कि एक या 1.5 घंटे में आपको आपका वर्कआउट खत्म करना है। और वो बैच जो है, 1.5 घंटे की जो बैच है, वो खत्म होने के बाद एक 15 या 30 मिनट्स का बफर टाइम रखेंगे, जिसमें क्विक क्लीनिंग होती रहेगी, क्विक सैनिटाइज की जाएगी जिम, मशीन सैनिटाइज किए जाएंगे क्विकली, एंड देन दूसरा बैच उसमें हम लोग नेक्स्ट बैच को बुला सकते हैं। सो कुछ इस तरह से, और मिनिमम लोगों को हम लोग गाइडलाइन देंगे कि मिनिमम आपके 6 फीट डिस्टेंस होना चाहिए, मशीन्स में थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, ओके। सो ये सारे गाइडलाइंस अगर हम फॉलो किए, सबको सैनिटाइज, हम लोग वर्कआउट करते समय मास्क तो नहीं लगा सकते, बिकॉज वो ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, यस। बट लोगों को अगर आपने बोला कि आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा वर्कआउट के लिए, आप 1.5 घंटे में आपका वर्कआउट खत्म करो ताकि नेक्स्ट बैच आने वाली है, एंड देन सो एंड सो प्रोटोकॉल्स है, आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो ही करना है, एंड 1.5 घंटे के बाद इमीडिएटली आप आपकी जिम सैनिटाइज करते। सो आई एम श्योर ये लोगों के लिए हानिकारक नहीं होगा, ये प्लान अच्छे से वर्क होगा। थैंक यू वैशाली। सो वैशाली, देयर इज अ डिबेट जो कि शुरू से आता रहा है मेंस्ट्रुएशन को लेके, कि लड़कियों को, महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के वक्त वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं। कुछ कहते हैं कि उससे बॉडी रिलैक्स होती है, वेरिन कुछ कहते हैं कि उससे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो आप हमें उस बारे में थोड़ा एनलाइटन कर सके तो बहुत अच्छा होगा। सो संभव आई टेल यू, हर एक लड़की की बॉडी अलग रहती है और हर एक लड़की के प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं, उनकी जेनेटिक्स अलग रहती है, बहुत सारे उसमें प्रोज एंड कॉन्स भी है। जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया, और ये बेसिकली सबके लिए भी लागू हो जाता है। सो
जिस दिन आपको पीरियड्स आते हैं बेसिकली, तो आप उससे 5 या 6 दिन तक आप लेग वर्कआउट एंड बैक वर्कआउट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप लेग और बैक वर्कआउट अगर सारे फॉर्म और टेक्निक्स देखे जाएंगे, सारे एक्सरसाइज अगर आप देखने जाओ तो उसमें कोर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, कोर को बहुत टाइट करना पड़ता है और कोर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सो ऑल ऑफ सडन आपका फ्लो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस वक्त। सो आई शुड सजेस्ट पीरियड के दौरान आप बैक और लेग वर्कआउट अवॉइड करें। आप बेशक बाइसेप ट्राइसेप वर्कआउट कर सकते हैं, शोल्डर वर्कआउट कर सकते हैं, आप मैक्स टू मैक्स आप काफ वर्कआउट कर सकते हैं, चेस्ट वर्कआउट कर सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड बैक वर्कआउट, लेग वर्कआउट एंड एब्स वर्कआउट। एब्स वर्कआउट तो मैं एक्चुअली रिकमेंड करूंगी लड़कियों को कि इट्स बीन 3.5 years आई एम इनटू दिस फिटनेस इंडस्ट्री, मैंने कभी भी एब वर्कआउट नहीं किया। ये एक पता नहीं, जब भी मैं जिम में देखती हूँ ना लड़की, स्पेशली लड़कियाँ, पता नहीं उनको कौन बोलता है कि एब वर्कआउट करो, बहुत सारे क्रंचेस मारो, प्लैंक करो। सो आई टेल यू अबाउट, बहुत जब भी मैं लाइव आती हूँ और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मुझे डीएम्स भी आते हैं कि मैम मुझे फ्लैट टमी चाहिए, मुझे एब्स चाहिए, मुझे 6 पैक चाहिए, कैसे आएंगी? ओके, सो एब्स सबको है, संभव आपको भी है, मुझे भी है, बट एक फैट के लेयर के अंदर है वो। सो ओवरऑल आप अगर कार्डियो करेंगे और ओवरऑल आप आपके बॉडी में फोकस करेंगे तो अपने आप आपके बॉडी का फैट ड्रॉप होगा और आपके जो एब्स है वो ऊपर आएंगे। आपके जो कट्स है, शोल्डर के, बैक के जो कट्स है, आपका जो ओवरऑल बॉडी का फैट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो आपके बॉडी के सारे कट्स आपको उभर के दिख के आएंगे। आप सिर्फ प्लैंक करोगे या सिर्फ क्रंचेस मारोगे और घर पे जाके जंक फूड खा रहे हो, खाकरा ढोकला ये सब खा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो टमी के अंदर ही छुपने वाले। आप कितने भी एब्स वर्कआउट करो वो कभी भी नहीं दिखने वाले, बट यस आप ओवरऑल वर्कआउट करोगे या आप कार्डियो करोगे, मैक्स टू मैक्स कार्डियो करोगे एंड हेल्दी फूड खाओगे तो आपके एब्स दिखने लगेंगे। टू बी आई स्वेयर ऑफ माय गॉड, मैंने कभी भी एब वर्कआउट नहीं किया। यस, अगर बिकॉज़ आई हैव सीन यू एंड आपके एब्स कितने उभर के दिखते हैं दैट आई फील लाइक ओ माय गॉड आई नीड दैट काइंड ऑफ एब्स। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, बट आई थिंक यू आर गिविंग अ वेरी important knowledge to the viewers today. Thank you so much. So, Vaishali, one more thing, like you said, कि लड़कियाँ usually जाके they ask for flat tummy and they ask you also in the gyms also generally to their trainers they ask these questions. What about the double chin? So this is very good question. मुझे बहुत सारे DMs आते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ज़्यादातर लड़कियाँ कि उनको टमी का फैट जो है वो रिड्यूस करना है, डबल चिन का फैट वो रिड्यूस करना है, एंड स्पेशली हम इंडियन लड़कियों में एक वो जेनेटिकली एक है कि हम लोअर बॉडी में सबसे ज़्यादा फैट स्टोर करते हैं। सो आई शुड सजेस्ट यू देयर आर मेनी थिंग्स। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो देयर इज़ अ डिफरेंट डाइट। आपका गोल वेट गेन करना है तो देयर इज़ अ डिफरेंट डाइट। सब ह्यूमन बॉडी की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है और सबको इस एक जैसा डाइट आप नहीं दे सकते। जो मैं डाइट अभी जो फॉलो करती हूँ, बिकॉज लड़कियाँ मुझे बोलती है स्पेशली कि मैम आप कौन सा डाइट फॉलो करती हो, प्लीज़ आप मुझे वो DM कर दो, मैं वही फॉलो करूँगी। अभी मेरा गोल अलग है और मेरी बॉडी टाइप अलग है। मेरे अकॉर्डिंग टू माई गोल, अकॉर्डिंग टू माई बॉडी टाइप मेरा डाइट सेट किया है, वो सबके लिए नहीं चल सकता है। ओके, सो जस्ट नॉर्मल अगर सजेशन मुझे देना चाहूँगी मैं वेट लॉस के लिए, तो आपको हाई प्रोटीन, लो कार्ब एंड हाई फाइबर का डाइट आपको फॉलो करना चाहिए। लाइक आपको दिन में एटलीस्ट 5 to 6 मील्स कवर करने चाहिए जिसमें प्रोटीन होना चाहिए। हर मील में आपका प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन विच मीन्स लाइक एग, चिकन एंड फिश एंड कार्ब्स में जो चावल आ गए, दाल आ गए, रोटी आ गई, राइस की जो भाकरी बोलते हैं वो आ गई, आपको कम से कम आपके मील्स में इंक्लूड करना है। एंड फाइबर आपको जैसे कि लीफी वेजेस आपको मैक्स टू मैक्स। आप अगर सिर्फ प्रोटीन खाओगे और आपका कार्ब्स अगर आप रिड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली आपको भूख लगेगी, बिकॉज आपके बॉडी की टेंडेंसी है कि आपको कार्ब्स खाने, आपको कार्ब्स खाने की आदत है। आपके बॉडी को कार्ब्स की आदत है बिकॉज आपने बचपन से ही कार्ब्स खाए, जो रोटी चपाती ये हम नॉर्मली हमारे घर में बनते हैं, इंडियन खाने में वे इंक्लूड ही रहते हैं। सो आपको कार्ब्स की क्रेविंग आएगी तो आपको भूख लगेगी। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि ज़्यादातर फाइबर्स ऐड करो ताकि आपकी टमी जो है वो फुल रहेगी हमेशा। जैसे लाइक कैप्सिकम, कैबेज, ये सारी चीज़ें, लीफी वेजेस बेसिकली मैक्स टू मैक्स ऐड करो आपकी डाइट में ताकि आपका टमी जो है आपकी फुल रहेगी और आपको लो फील नहीं होगा, आपको ज़्यादातर भूख नहीं लगेगी। सो ये डाइट और एम्प्टी स्टमक अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेकर हार्डकोर कार्डियो करते हो, एटलीस्ट 30 to 35 minutes फॉर द बिगिनर्स, दिस विल रियली हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट। Okay.
So basically you're saying कि डबल चिन के लिए कुछ अलग से वर्कआउट नहीं है, you just have to maintain your diet Yes. and you know the workout. Vaishali, one thing I want to ask Yes. you for the vegetarians, you know, for non-vegetarians we know that eggs and chicken and whatever meat you suggested. So for vegetarians, could you suggest some protein or do they have to depend on supplements for protein? ऐसा कुछ है क्या? सी अभी थोड़ा बहुत तो वेजिटेरियन के लिए थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बिकॉज जो नॉनवेज में जितना अमाउंट आपको प्रोटीन मिलेगा एंड न्यूट्रिशंस मिलेंगे उतने आपको वेजीज में नहीं मिलेंगे. बट देर आर पीपल जिन्होंने वेज डाइट फॉलो करके भी उनकी बहुत अच्छी फिजिक बनाई है. सो वेज के लिए मैं बोलूँगी आप पनीर ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं, आप चिकपीस ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि आप प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं. बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि प्रोटीन शेक से बॉडी आपकी खराब होती है. मुझे तो बहुत सारे डीएम्स आए, कभी कभी बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि मैडम ये क्या है, आपकी तो प्रोटीन की बॉडी है, पाउडर की बॉडी है. ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तो मैं लिटरली हंस पड़ती हूँ. उस कमेंट को देख तो मुझे गुस्सा नहीं आता है कि इसने मुझे कैसे बोल दिया, हाय ये तो पाउडर की बॉडी बनाई है लड़की ने. मुझे उस कमेंट को देख के गुस्सा नहीं आता है, मुझे हंसी आती है कि इट्स लैक ऑफ नॉलेज और उनको पता नहीं है ये चीज. सो प्रोटीन शेक इज बेसिकली योर मील रिप्लेसमेंट शेक. आपको जो आपके मील में आपको जो जितने प्रोटीन नहीं मिलती, जितने अमाउंट की कमी है, वो आपका जो प्रोटीन शेक है वो पूरी करता है. सो इट्स लाइक आपके जो बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको जो कम है वो भर देता है, यू नो. सो इट्स लाइक अ मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन शेक. तो उसको लेने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे कोई भी आपके बॉडी को कोई भी हार्म नहीं है. ये बहुत बड़ा एक डिबेट है, यू नो, हमारे इंडियन कम्युनिटी में कि प्रोटीन बॉडी के लिए. मेरे मॉम डैड खुद मुझे बोलते हैं कि तू ये क्यों पी रही है जब के लूंगी. बट कभी भी मॉम मुझे जब पकड़ते हैं खाना खाने के बाद कि तू प्रोटीन शेक पी रही है तो ये तेरी बॉडी खराब हो जाएगी, तुझे ये हो जाएगी, तू मोटी हो जाएगी, तुझे ये हो जाएगी, वो हो जाएगी. तो मैं जो से कि बोलती हूँ मॉम चिल, आपको पता नहीं है. क्योंकि उनको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, बट एक माइंड में एक ब्लॉक रहता है कि आपको जो सुनना है ना, वो अगर आपको नहीं किसी ने सुनाया ना तो फिर वो एक हर्ट होता है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है. तो वो कल्चर चेंज होने में अभी थोड़ा इंडिया में टाइम है कि जो हमारे पेरेंट्स भी, अभी यंग जनरेशन समझ रही है कि प्रोटीन और ये डाइट का क्या इंपॉर्टेंट है. बट जो हमारी जो पेरेंट्स है उनको अभी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. उनको और नॉलेज की जरूरत है, समझाने की जरूरत है. यस. Okay, Vaishali. Now, Vaishali, could you tell us verbally 5 home workout without weight which we can do? Yes. जैसे कि घर पे हम बहुत लोगों के पास वेट नहीं है बट दे वांट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल बाय वर्किंग आउट. सो वो कैसे कर सकते हैं? घर पे प्लैंक कर सकते हैं, एब्स वर्कआउट कर सकते हैं, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप वॉकिंग लंजेस कर सकते हैं आपके बिल्डिंग में, साइकिलिंग कर सकते हैं. आई मीन थेराबैंड के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. थेराबैंड के बहुत सारे ग्लूट्स के एक्सरसाइजेस है, वो आप कर सकते हैं घर पे. Okay. So Vaishali, I know your journey. Yes. You just said that out to the viewers as well. I want to ask you कि ये जो confidence है, क्योंकि for a girl, for a woman to shine, it is but obvious. It has been difficult. अभी बहुत चेंजेस आए जो कि बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी बहुत जगह एक पुल रहता है, यू नो. तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ गर्ल इज गोइंग टू अ जिम, समटाइम्स सो मेनी ऑफ देम आर नॉट हिटिंग इट अगेन बिकॉज बहुत इनहिबिशंस होते हैं, अनकम्फर्टेबल होते हैं. सो वो एक कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें टू नो सो दैट अपनी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आउट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग कोई भय नहीं हो, कोई डर नहीं हो. ओके. सो संभव आई टेल यू, जो मेरे साथ बचपन में हुआ ना, मैं मुझे हर एक चीज़ के लिए लाइफ में फाइट करनी पड़ी बचपन में. आइसक्रीम लेना है या मॉम डैड ने कुछ खाने के लिए लाया, या छोटी सी एजुकेशन को लेके, जॉब को लेके, शादी के लिए, सबके लिए मैंने फाइट करके आ गई हूँ. तो मेरे दिमाग में अभी ऐसा हो गया है ना कि मुझे अभी फाइट नहीं करनी है. मैं फाइट कर करके मैं उसके ऊपर आ गई हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया आगे. बट ये सिचुएशन सारी लड़कियों के साथ नहीं होते. उनकी एक अलग दायरे रहते हैं, उनकी एक अलग फाइट अपने आप में चलती है, बट उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिम में जाऊँ ना, तो मैं जिस तरह से वर्कआउट करती हूँ ना, हार्डली कोई लड़कियाँ मुझे
मुझे जिम में वर्कआउट करते हुए देखती है, लाइक लड़कों के बराबर, यू नो, हार्डली कोई लड़कियां मुझे वर्कआउट करते हुए, और जब वो मुझे बहुत अलग नजर से देखती है वो लड़कियां, लेकिन उनको प्राउड फील होता है कि हमारे में से एक लड़की इस तरह से वर्कआउट करती है। 100 में से 10% लड़के सिर्फ जिम में आती है, और उसमें से एक आधी लड़की वेट्स सेक्शन में आएगी। ओके, वो आएगी तो जरूर, बट देखेगी कि हाँ 10 लड़के वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी बॉडी दिखा रहे हैं, वो हेवी मार रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे, इंटेंस वर्कआउट चालू है, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। एंड देन देखेगी, थोड़े से बाइसेप करेगी, थोड़े से ट्राइसेप करेगी, और उसको पता नहीं, यू नो, वो कार्डियो सेक्शन में चली जाएगी जहाँ पे कोई नहीं है। कार्डियो सेक्शन में कान में ईयरफोन डाल दिए और कार्डियो कर रही है, सो उसका एक अपना एक कंफर्ट जोन हो जाता है वहां पे। सो आई शुड टेल यू गर्ल्स, यू नो, आप शाय मत हो, यू नो। बहुत सारी लड़कियों का ऐसा मानना भी है कि अगर मैं वेट ट्रेनिंग करूंगी तो मैं लड़के जैसा दिखने स्टार्ट करूंगी। इट्स बीन 3.5 years आई एम इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, और मैं हार्डकोर वर्कआउट करती हूँ, वेट ट्रेनिंग, मैं लड़के जैसा नहीं दिख रही हूँ, तो आप भी नहीं दिखोगे उस, यू नो। सो आप अगर वेट ट्रेनिंग पे आपके फोकस करोगे ना, तो आपकी ओवरऑल बॉडी बहुत ज्यादा टोन अप दिखेगी और आप अच्छे दिखोगे। ओके, आप सिर्फ कार्डियो करोगे ना, तो आप सिर्फ लीन दिखोगे, बट आप टोन नहीं दिखोगे, आप सिर्फ लीन हो जाओगे, आप सिर्फ पतले हो जाओगे। ओके, तो वेट ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। एंड डोंट वरी, अगर बाजू में अगर 10 लड़के भी वर्कआउट करें, आप आपका ईयरफोन डालो, आपके गोल को, आपको किस तरह की फिजिक अचीव करना है, यू नो, कोई भी हीरोइन या कोई भी जो फिटनेस में है लड़की, उसको दिमाग में रखो, या उसकी याद करो कि उसके जैसा मुझे दिखना है, या यू नो, आपके जो भी दिमाग में किसी की भी जो प्रतिमा है उसके जैसा अगर आपको दिखना है, आपका एक अलग गोल है, तो आपके कान में जैसा आप एयरफोन डालो और आप वर्कआउट स्टार्ट करो। इट डजंट मैटर आपके बाजू में कौन वर्कआउट करना है, कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो, वो उसका गोल है, वो उसका वर्कआउट कर रहा है, वो उसके गोल पे वो फोकस कर रहा है, वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है, यू नो। सो आपकी एक अलग जर्नी है, आपकी एक अलग फाइट है अपने आप में, आप उसके ऊपर फोकस करो। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गर्ल्स कि वेट ट्रेनिंग से आप बॉय जैसे नहीं दिखने वाले हो, आप मैनली नहीं दिखने वाले हो, आप सिर्फ ब्यूटीफुल दिखने वाले हो। एक डर है या मिथ है, वो तो आप ही बता सकेंगे, बट मेरे हिसाब से बहुत लोगों में, लड़कियों में ये डर होता है कि अगर हम वेट लिफ्टिंग करेंगे तो हमारे मसल्स, यू नो, मैनली दिखने लगेंगे। मुझे संभव है बचपन से चैलेंजेस वाली चीजें करना बहुत पसंद है, यू नो। लोग हमेशा बोलते हैं कि तू लड़की है, तू लड़की बिजनेस नहीं कर सकती, लड़की, यू नो, एक लड़की के लिए एक फील्ड अलग ही यस, एक उसके लिए एक रूल सेट किए है कि वो तो एक जॉब कर सकती है नॉर्मली, या तो ज्यादा जॉब कर सकती है, बट वो बिजनेस नहीं कर सकती, उसके लिए एक, यू नो, अलग ही एक दायरा क्रिएट किया रहता है। जब मैंने स्टार्ट किया मेरा बिजनेस, अभी जो स्टार्ट कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तेरे पास कोई MBA की डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी तूने जॉब भी नहीं किया है, तो तू ये कैसे करने वाली है, यू नो। सो मुझे ऐसा लगता है, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी, या ओवरऑल जो जनरल जो लड़कियां भी मुझे सुन रही है, कि आपको बिजनेस परस्यू करने के लिए या बिजनेस वुमन बनने के लिए आपको किसी MBA की डिग्री जरूरत नहीं है। जो भी हर एक हाउसवाइफ जो अभी मुझे सुन रही है, वो अपने आप में एक MBA की डिग्री लेके घूम रही है, बिकॉज जिस तरह से कम जो ज्यादातर जो गांव में औरतें हैं, उनके इनकम बहुत कम है, गिनी चुनी उनकी इनकम रहती है। ओके, उस छोटी सी इनकम में वो जो मंथली उनका खर्चा जिस तरह से वो बैलेंस करती है, जिस तरह से कैलकुलेट करती है, जिस तरह से चलाती है उनका घर, और उसके साथ अपने बच्चों की परवरिश भी करती है, वो सबसे बड़ी बिजनेस वुमन है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इतने ही सैलरी में, इतने ही पैसे में मेरा घर चलाना है। और यही जब मैं छोटी थी, तो हम 4 भाई बहन हैं, और मेरे डैड की सैलरी बहुत कम थी 4 भाई बहन के एजुकेशन के लिए और सबके लिए। सो जिस तरह से मेरी मॉम फाइट करती थी, सो एंड सो अमाउंट जो मेरे डैड मेरी मॉम के हाथ में देते थे कि इतने ही पैसे में तुझे घर चलाना है, तो जिस तरह से वो स्ट्रगल करती थी कि ओके, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख तक मुझे ये सैलरी, ग्रोसरी भी लानी है, वेजिटेबल्स भी लाने हैं, बच्चों की पढ़ाई की भी देखनी है, सब कुछ देखना है, जिस तरह से वो मैनेज करती थी ना, तो वो देख देख के मैं भी सीख गई कि वो सबसे बड़ी बिजनेस वुमन है। उसने वो सक्सेसफुल हम लोग को बड़ा किया, हम लोग को एजुकेशन दिया, और आज हम इस मुकाम पे है। तो मुझे उसी से जो प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने मेरी मॉम से सीखा है कि किस तरह से हिसाब किताब करते हैं और किस तरह से लाइफ बैलेंस करते हैं, किस तरह से घर चलाते हैं, उसी से मैंने कुछ पॉइंट लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बिजनेस में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस बिजनेस में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होंगी। And a huge shout out and thank you to all the homemakers, all the moms, everybody, all the women out there जो कि हर चीज़ इतने अच्छे से बैलेंस कर रही हैं, इतने अच्छे से संभाल रही हैं। थैंक यू वैशाली, थैंक यू फॉर ऑल योर इनपुट्स। जितनी भी आपने बातें बताई, मुझे बहुत उम्मीद है लोगों को पसंद आएंगी और उससे बहुत कुछ सीखेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संभवी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।